हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री, जिसका फर्स्ट चैप्टर है व्हेन वेयर एंड हाउ इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। तो जैसे कि नाम ही बता रहा है कि हम जानेंगे कब, कहाँ, कैसे, क्या क्या हुआ उसके बारे में। हिस्ट्री एक्चुअली है ही इसी के बारे में, कब, कहाँ, क्या क्या हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि हिस्ट्री को कैसे डिराइव किया जाता है। हिस्ट्री एक्चुअली हमारा पास्ट है ना। तो हम पास्ट को कैसे डिस्कवर करते हैं, कैसे उसकी डिस्कवरी होती है। तो जो पास्ट की डिस्कवरी है वो दो सोर्सेज से हो सकती है। एक तो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरे है लिटरेरी सोर्सेज। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं दैट मीन्स कि जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, कोई टूल हो गया, मशीन हो गया, कुछ भी चीज़ जो हमें मिल रही है एज ए एविडेंस फिजिकल फॉर्म में, उसको हम बोल देते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और जो लिटरेरी सोर्सेज है मतलब लिखित में जो है वो लिखे हुए हैं, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट है या कोई रिलीजियस लिटरेचर है ना। तो वो लिटरेरी सोर्सेज जो है वो लिखित है। अब वो मैन्युस्क्रिप्ट हो सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है? मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब जो होता है रिटन होते हैं, ठीक है, जो रिटन होते हैं। अब रिटन टेक्स्ट जो होते हैं वो रिलीजियस भी हो सकते हैं और वो नॉन रिलीजियस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो रिलीजियस वो होंगे जो पूजा अर्चना के बारे में बताएंगे कि कैसे पूजा पाठ किया जाना चाहिए, क्या हवन करने के लिए क्या रीति होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। और नॉन रिलीजियस वो होंगे जो और चीज़ों के बारे में भी बताएंगे, हैं। तो ये डिफरेंस है। अब हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं इस चैप्टर को। इसमें डिस्कशन करते हैं अपना स्टडी ऑफ हिस्ट्री। व्हेन वी वांट टू नो हु आवर एंसेस्टर वर और हाउ, where and when they lived in the past, we will have to study history. जब हमें जानना हो कि हमारे एंसेस्टर क्या थे, कैसे थे, क्या किया करते थे, कैसे जिंदा रहते थे, तो हमें हिस्ट्री को ही पढ़ना होगा। और हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक स्टोरी है पास्ट के बारे में। हमारे पास्ट के बारे में जो स्टोरी है वो है हिस्ट्री। जो हिस्ट्री है वो हमें बताती है पास्ट की सेटलमेंट्स के बारे में, पास्ट की इकोनॉमी के बारे में, पास्ट की सोसाइटी के बारे में, कि पास्ट में कैसे लोग रहा करते थे, पक्के घरों में रहा करते थे, कच्चे घरों में रहा करते थे, क्या उनके स्ट्रक्चर हुआ करते थे घरों की, कैसे सेटलमेंट हुआ करती थी, प्लान्ड हुआ करती थी, अनप्लान्ड हुआ करती थी, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, अच्छी थी या उन्हें कुछ ट्रेड का पता ही नहीं था या क्या था, या फिर उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनकी सोसाइटी में कोई भेदभाव था, ऊंच नीच था या सारे इक्वल थे। तो ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री के थ्रू जानते हैं। हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली द स्टडी ऑफ किंग्स एंड ग्रेट मैन। जो हिस्ट्री होती है वो सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में जानना नहीं होता है, ये आम लोगों की कहानी भी होती है कि आम लोग कैसे रहा करते थे, क्या करते थे, क्या खाया करते थे, कैसे जिया करते थे। ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में इंक्लूडेड है। The study of history explain how changes have taken place slowly in the life of early man from hunting animals and gathering food to modern lifestyle. जो हिस्ट्री है वो हमें पूरी प्रोग्रेशन दिखाती है कि कैसे एक इंसान पहले जो बंदर जैसा था, एप था, एप ओरिजिन का था, फिर वो कैसे धीरे धीरे सीधा हुआ, कैसे वो मतलब इवॉल्व हुआ। ये पूरे इंसान की एक जर्नी को हमें दिखाती है कि पहले से हमने कैसे अपने आप को इवॉल्व किया है और उसके बाद हम कैसे एक मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाया है, यहाँ तक पहुँचने में हमने क्या क्या किया है। ये चीज़ें हिस्ट्री हमें दिखाती हैं। वेयर डिड पीपल लिव? पीपल हैव लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। बहुत सारे सालों तक नर्मदा रिवर पर लोग रहे होंगे और वो लोग हंटर गैदरर थे, मतलब वो हंटर थे, फूड गैदरर थे, ठीक है। उसके बाद इंडस फर्स्ट men and women began growing crop, rearing animal and living in villages about 8,000 years ago in the Suleiman and Kirthar hills to the northwest. जो सुलेमान एंड किरथार रेंजेस हैं वहाँ पर इंसान रहने लगे थे, ठीक है। वहाँ पर एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस किया जाता था थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद गारो हिल्स और विंध्या हिल्स में थोड़ा सा एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। गारो हिल्स एंड विंध्या हिल्स में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। उसके बाद
कुछ जो सिटीज़ थी, जो अर्लीस्ट सिटी थी, ये अभी तक एग्रीकल्चर का एज चल रहा था, जो अभी मैंने आपको बताया वो सारा एग्रीकल्चरल एज चल रहा था, है ना, कि अभी वो एग्रीकल्चर में ही थे, वो पैस्टोरलिज्म में, नोमैडिज्म, इन सब चीज़ों में थे। अब अर्बन लाइफ आ गई है, और वो अर्बन लाइफ कहाँ पर आई है, इंडस रिवर के पास आई है। और इंडस रिवर के पास ये देख रहे हो आप हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, तो ये अर्ली सिटी थी। ठीक है, उसके बाद जो सिटीज़ की डेवलपमेंट हुई है करीबन 2000 साल, 2500 साल बाद, अ, और अब से 2500 साल पहले, तो ये हुई है गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है और गंगा का जो एरिया है, उस एरिया में इनफैक्ट अभी भी आप देख लो ज़्यादा पॉपुलेशन इसी एरिया में रहती है, गंगा वाले एरिया में रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद एंशियंट इंडिया का एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर है मगध एम्पायर, जिसके बारे में हम 11th-12th में ज़्यादा पढ़ेंगे, 11th-12th की एनसीईआरटी में। तो जो मगध है, मगध एम्पायर है गंगा और सोन रिवर के एरिया का। जो सोन रिवर और गंगा रिवर जो मिलके एरिया बना रही हैं एक, उसको हमने क्या बोला, वो एरिया है मगध, जो काफ़ी पावरफुल एम्पायर था, और उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में भी पढ़ेंगे 11th-12th में। अब इस हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब जो प्री हिस्ट्री होता है, प्री हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड है जिसमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, जिसमें कोई भी रिटन चीज़ें नहीं है, कि सामने वाले ने, जो अर्ली ह्यूमन था, उसने कुछ छोड़ा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है, मे बी तब तक कुछ लिखने जैसा प्रचलन में नहीं आया होगा, तो उसने लिखा नहीं है कुछ भी। तो प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जिसमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, हिस्ट्री वो पीरियड है जिसमें रिटन रिकॉर्ड हमें मिलना स्टार्ट हो गए थे, रिटन रिकॉर्ड हमें मिलना स्टार्ट हो गए थे, और हमें वो रिकॉर्ड समझ भी आते थे कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अशोकन इंस्क्रिप्शन जैसे कि हमें समझ आती है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री होती है इन दोनों के बीच का पीरियड, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का पीरियड, जिसमें कि ठीक है स्क्रिप्ट डेवलप्ड हो गई थी, लेकिन हमें अभी तक वो पढ़नी नहीं आई है, हमें अभी तक वो समझ नहीं आई है। वो ठीक है अर्ली लैंग्वेज थी कुछ, जो कि हमें समझ नहीं आई है अभी तक, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है कि उसने क्या लिखा क्या। जैसे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, वो हमें आज तक समझ नहीं आई है, वो अभी भी अनडिसाइफर्ड है ना, तो उसको हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। तो सिंपली प्री हिस्ट्री वो टाइम है जिसमें कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस रिटन नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री वो टाइम है जिसमें हिस्टोरिकल एविडेंस रिटन है बट हमें समझ नहीं आया है। हिस्ट्री वो टाइम है जिसमें रिटन एविडेंस तो हैं और हमें समझ भी आ रहे हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के सोर्सेज कहाँ, हमें हिस्ट्री कहाँ से पता चलती है, हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या है। तो हिस्ट्री के सोर्सेज है इंस्क्रिप्शन, पॉटरी, टॉयज और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा हुआ है, इससे हम पता कर सकते हैं कि उस राजा महाराजा ने क्या मैसेज लिखा था, उस टाइम के लोगों की ज़िंदगी कैसी होती होगी, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। पॉटरी वगैरह देखने से हम पता कर सकते हैं कि उस टाइम पे क्या फैशन में रहा होगा, कैसे कैसे आर्टिफैक्ट्स होते होंगे उस टाइम पे, किस तरह से लोग रहते होंगे, क्या चीज़ें उसमें स्टोर करते होंगे, ये सारी चीज़ें हम अंदाजे लगा सकते हैं। फिर टॉयज़ को देख के हम बता सकते हैं कि उन्हें कौन सा जानवर पता था कि ये जानवर होता है। ठीक है, जैसे ऑब्वियसली उन्होंने इमिटेट करके, जैसे यहाँ पे घोड़े जैसी इमिटेशन बना रखी है, यूनिकॉर्न टाइप, तो कि उन्हें पता किसी किसी जानवर के बारे में पता होगा या नहीं होगा, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उन्हें पास्ट में क्या क्या पता था, क्या क्या नहीं पता था। ठीक है, फिर The historian and archaeologist explore and understand the past using various sources। जो एक आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं और जो हिस्टोरियंस होते हैं वो पास्ट को एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीज़ों के थ्रू। जैसे कि यहाँ पर ये एक स्टोन को देख रहे हैं, उस स्टोन पे कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे वो और फिर उसको फाइंड आउट करेंगे कि ये किसने लिखा था, क्या लिखा था, वहाँ के लोगों के बारे में या इन सब चीज़ों के बारे में फिर पता चल जाएगा। ठीक है, तो
एक तो ये हो गया। ये जो पीछे क्लू, दे फॉलो द क्लू एंड ट्रेसेस लेफ्ट बाय पीपल इन द पास्ट। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट और जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं, ये जो भी पास्ट के क्लूज छोड़े हुए हैं, पास्ट के जो बचा हुआ सामान है, वो एज अ क्लू हमारे लिए काम करते हैं। वो एज अ क्लू हमारे लिए काम करते हैं। उससे हम पता लगा सकते हैं कि पीछे लोग कैसे रहते होंगे, पास्ट में लोग कैसे रहते होंगे, ये हम पता लगा सकते हैं, राइट। ब्रॉडली वी कैन डिवाइड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इनटू टू ग्रुप, एक आर्कियोलॉजिकल, एक लिटरेरी सोर्सेज। देखो आर्कियोलॉजिकल में तो सीधा कुतुब मीनार दिखा रखा है ना, तो ये वो सोर्सेज होते हैं जो फिजिकल एविडेंसेस आपके सामने होते हैं, जैसे कोई स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग है, कोई पॉटरी है, या कोई टूल है, कुछ भी ऐसी चीज, ठीक है, उसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट होता है रिटन सोर्सेस, जो रिटन होता है उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, इनको थोड़ा डिटेल में लेंगे अब हम। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर डायरेक्ट एविडेंस। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं वो डायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं। दे कैन नॉट बी चेंज्ड और अल्टर्ड बाय ह्यूमन बीइंग। इनको कोई ह्यूमन बीइंग ऑल्टर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है ना कि कुतुब मीनार को कोई ह्यूमन बीइंग ऑल्टर करे जाके या कुछ ऐसा करे, है ना। तो ये तो सामने सामने दिख रहे हैं कि ये हमारे हिस्टोरिकल एविडेंस है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड फॉसिल रिमेन, आर्टिफैक्ट, टूल, इम्प्लीमेंट, कुछ भी जो पास्ट से बचा मिल जाए वो ही आर्कियोलॉजिकल सोर्स के रूप में काम करता है। आर्कियोलॉजिस्ट यूज देम टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो इन सब चीजों को यूज करते हैं पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर है फॉसिल्स। फॉसिल्स आर बेसिकली इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन प्रिजर्व्ड इन रॉक। जो फॉसिल्स होते हैं वो डेड रिमेन होती है ऑफ द प्लांट और एनिमल जो कि रॉक्स में दब गई हों, वो फॉसिल्स कहलाती हैं, ठीक है। काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब वो दबी रहती हैं तो वो फॉसिल कहलाती हैं। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट्स एंशियंट बिल्डिंग्स होती हैं, एंशियंट स्ट्रक्चर होते हैं, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, मॉस्क, टेम्पल, टॉम, पैलेसेस, कुछ भी हो सकते हैं, वो मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो एंशियंट बिल्डिंग होती हैं, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोग, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, उनके रिलीजन, कल्चर में क्या क्या हुआ करता था, इन मॉन्यूमेंट्स को देख के हम वो बता सकते हैं। आर्टिफैक्ट होते हैं जैसे कि कोई भी पॉटरी, टूल, इम्प्लीमेंट, ऑर्नामेंट, कोई भी मैन मेड ऑब्जेक्ट जो मिल जाए वो आर्टिफैक्ट कहलाता है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन होता है गाड़ के लिखना। तो स्टोन ये पे, पिलर पे, या क्या कहते हैं, मेटल पे, किसी भी मेटल प्लेट पे अगर कुछ गाड़ के लिखा है, इनग्रेव करके लिखा है तो उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। वो इंस्क्रिप्शन होती है। तो इंस्क्रिप्शन आर रिटन रिकॉर्ड एनग्रेव ऑन स्टोन, पिलर, क्ले और कॉपर टैबलेट्स, ठीक है। इन सब चीज़ों पे जो हम एनग्रेव करके लिखते हैं तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। इन इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है? इन इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है पास्ट के बारे में कि किस किंग ने ये बनवाई थी, या जिसने भी ये लिखा है, किसने लिखा है और क्या लिखा है, क्या मैसेज दिया है, और किंगडम्स कितने बड़े बड़े होते होंगे। मान लो सेम लैंग्वेज की और सेम किंग की इंस्क्रिप्शन आपको जम्मू कश्मीर में मिली और वही सेम आपको तमिलनाडु में मिली, तो इसका मतलब कि जो राजा था उसका राज जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक चलता था। तो ऐसे हम अंदाजे लगा सकते हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन किंग अशोका, वो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है जो कंट्री में फाइंड की गई है, ठीक है। दी मैनी ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन वर रिटन सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर अगो। जो ये अशोकन इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि ये जो दिख रही है फोटो में, ये अशोकन इंस्क्रिप्शन है। इसमें अशोका ने लिखवाया था, जो भी लिखवाया था मैसेज अपने लोगों के लिए उस टाइम के लिए। कॉइन्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ किंगडम। एक किंगडम की इकोनॉमिक कंडीशन समझने में हमें हेल्प करते हैं। कैसे? क्योंकि देखो, जहाँ पर मान लो सोने के कॉइन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे भारी मात्रा में ट्रेड होता होगा और काफ़ी वैल्यू का ट्रेड होता होगा, क्योंकि सोने की मुद्रा यूज़ कर रहे हैं, सोने के कॉइन यूज़ कर रहे हैं। कहीं पे कॉपर का यूज़ हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि भाई कॉपर का यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब कम वैल्यू का ट्रेड होता होगा। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी कैसी रही होगी, क्या रहा होगा। दूसरा इसका एक और चीज़ है कि जो कॉइन होते हैं उनके ऊपर राजा अपनी छाप छोड़ते थे, ठीक है।
पंच मार्क कॉइन बोल लो, अपनी इमेज छोड़ना, उसके ऊपर कोई मैसेज लिखना, जैसे अभी भी होता है, सत्यमेव जयते लिखा होता है, छपा होता है अशोकन, वो स्तंभ, सारनाथ वाला सिंबल है ना। तो ऐसे ही वो भी राजा भी अपने लिए करते होंगे। और जैसे कि हमने देखा ही है, तो जैसे कि ये जो दिख रहा है फोटो में कॉइन, ये समुद्रगुप्ता का कॉइन है, और इसमें समुद्रगुप्त वीणा बजा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है वो वीणा बजाया करते थे। तो इस तरह से हम पास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं फ्रॉम दी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब जानेंगे लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं। लिटरेरी सोर्सेज मतलब जो सोर्सेज लिखे हुए होते हैं, जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, है ना। जो अर्ली लिटरेचर, लिटरेरी जो मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट एक्चुअली हैंड रिटन होती हैं। जो भी चीज़ें हैंड रिटन होती हैं, चाहे वो पेड़ की छाल पे हो, पत्ते पे हो, या पेपर पे हो, ठीक है, उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो हैंड रिटन होता है। मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन ऑन पाम लीव, बार्क, बर्च ट्री एंड लेटर ऑन पेपर। अब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं पिछले टाइम की, वो इतनी ज़्यादा बची नहीं है। कुछ प्रिजर्व्ड हैं बट कुछ बची नहीं है, कुछ खराब हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन कुछ अभी भी बची हुई हैं। ठीक है, जो बची हुई हैं वो हमारे लिए हमें बताती है कि पास्ट में कैसे लोग सोचते होंगे, क्या सोचते होंगे, क्या करते होंगे। तो हमें पास्ट के बारे में उनसे काफ़ी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंग्वेज। उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेजेस चलती होंगी, ये हम टाइम से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमें टेक्स्ट वगैरह मिलते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए टेक्स्ट हैं, क्या क्या टेक्स्ट है, उनसे हमें पता चल जाता है कि लैंग्वेज उस टाइम पे कौन सी होगी। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि इंडिया में पुराने टाइम पे जो लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत थी, पाली थी, प्राकृत थी और तमिल थी। अब कहाँ कहाँ पे कौन सी थी वो देख लेते हैं। जो रामायण महाभारत है वो संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है। और एक काफ़ी पुराना टेक्स्ट है सिलप्पादिग्रम, वो तमिल में लिखा गया है, ठीक है। ऐसे ही प्राकृत लैंग्वेज नॉर्मल लोग बातचीत करने में यूज़ किया करते थे, और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है। रिलीजियस लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर मतलब वो लिटरेचर जिसमें धर्म कर्म की बात की गई हो, जिसमें वेद पुराण, कोई रिलीजियस टीचिंग दी गई हो भगवान के बारे में, कैसे कोई चीज़ पूरी करनी है, कोई रिलीजन का काम कैसे पूरा करना है, वो चीज़ें होती हैं, है ना। नॉन रिलीजियस लिटरेचर मतलब ऐसा लिटरेचर जिसका रिलीजन से कुछ लेना देना ना हो, वो बस या तो आपने अपने ऑटोबायोग्राफी या ऐसे ही कुछ भी लिखा है, जैसे कि आपकी सोशल साइंस की बुक है, तो वो एक नॉन रिलीजियस लिटरेचर है ना। वो नॉन रिलीजियस लिटरेचर है कि कोई नॉवल हो, कोई बुक हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो कि रिलीजन से रिलेट नहीं करता वो नॉन रिलीजियस चीज़ें हो गई। जैसे कि कौटिल्य ने उस टाइम पे लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि मौर्यन एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन से डील करती थी, तो वो कोई धर्म से रिलेटेड नहीं थी। ऐसे ही इंडिका लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा, तो मेगास्थनीज ने इंडिया की मौर्यन एम्पायर की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा था कि इंडिया में कैसे चलता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि नॉन रिलीजियस है ना। तो ये हमारे डिफरेंसेस आई होप क्लियर हो गए हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसका सेकंड पार्ट आएगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू सो मच।